पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अभिनंदन है। आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और विधान परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय अनामिका सिंह पटेल जी उपस्थित हैं। साथ ही प्रभात कलाकार जी भी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करता हूँ अनामिका सिंह पटेल जी से कि वो आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मेरे सामने बैठे हुए बुद्धिजीवी कर्मठ समाज में अल्प संसाधनों में अपना योगदान देने वाले, समाज के विषय में वैचारिक रूप से जुड़े रहने वाले और समाज में बेहतर खबरें, बेहतर बातें और बेहतर विचार कैसे पहुँचें, ऐसे मेरे सारे बुद्धिजीवी पत्रकार भाइयों को, यूट्यूबर्स को और इससे जुड़े और कोई नया शब्द आया हो जिसके बारे में मुझे पता ना हो, क्षेत्र में हो महीनों से, उन सबको मेरा नमस्ते। यहाँ बैठे हुए हमारे दानिश जी, हमारी मीडिया इंचार्ज, जिनके नेतृत्व में बहुत सुनियोजित तरीके से, बहुत एक जिसमें नियोजन होता है, भव्यता होती है, सादगी होती है, प्रबंधन होता है, नीति होती है, नियत होता है, बहुत बेहतर तरीके से मीडिया सेंटर को विगत 2 माह से चला रहे हैं। ऐसे दानिश जी हमारी मीडिया में सह प्रभारी जो है हमारे भाई मालाकार जी, जिनको वह लंबे समय से युवा मोर्चे की राजनीति के समय से हम साथ में काम कर रहे हैं। बहुत ही सादगी और बहुत सरल, राजनीति में ऐसे व्यक्ति कम होते हैं, ऐसे ये है। हमारे साथ बैठे हुए हमारे छोटे भाई सुमित, जो कि अलग तरह से राजनीति के विषय में सोचते हैं, विचारों से राजनीति करना चाहते हैं, अलग तरह की मानसिकता के साथ चलते हैं। मुझे लगा कि ये कहना आवश्यक है, राजनीति की बातें हम करते हैं और करते ही रहेंगे। आप सबके विषय में भी बात करना आवश्यक होता है और समाज में जो भी व्यक्ति थोड़ा भी अलग हटकर अपने विचारों के साथ काम करता है, उसके विषय में बात करना आवश्यक है। हमारे आदरणीय, माननीय, क्योंकि आप मान पा जाते हैं अपने प्रारब्ध और भाग्य के कारण, तो ऐसे माननीय कहा जाएगा क्योंकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव जी ने हमारे सम्माननीय और श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा, जो आप लोगों के पास भी होगा। आज उस पत्र को लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें इसलिए माननीय कहा, तेजस्वी जी माननीय ही हो सकते हैं क्योंकि माननीय आपको किसी परिवार में पैदा होने के कारण भी मिल सकता है। आप माननीय बन सकते हैं किसी प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, पर आपको श्रद्धेय होने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है। नैतिक बल की आवश्यकता होती है, उदारता की आवश्यकता होती है, विजन की आवश्यकता होती है, चरित्र की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को श्रद्धेय कहा। तो मेरे पत्रकार बंधु, मेरे समक्ष आप हैं, आप मुझसे क्या कहना चाहेंगे और फिर हम उस पर बात करते हैं। पहले आप अपनी बात रख लो। मैं चाहती हूँ यही कहे तो बात रखें, फिर क्या होता है, मैं रखूँ अपनी बात। हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि जब उन्हें लगता है, तेजस्वी जी को लगता है कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, विचारधारा तो कभी थी ही नहीं, जातीय अभिनय कर लंबे समय से बिहार में उनके माता पिता का शासनकाल रहा और वो उसी परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मुझे तो उन पर किसी तरह का क्षोभ नहीं होता, मुझे दया आती है उन पर, जिसके पास इतनी समृद्ध राजनीतिक विरासत हो, जिसकी एक आह्वान पर, भावुक अपील पर, जिसकी भावुक अपील करके जो व्यक्ति चाहती है इतने लोगों को अपने साथ खड़ा कर पाने में थोड़ा भी सक्षम हो पा रहा है, तो उसे विकास की बात करना चाहिए, उसे बेहतरी की बात करना चाहिए, लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करना चाहिए। तो तेजस्वी जी के पास जब कोई उनके पास विषय नहीं है, विकास की बात नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, कोई चिंतन नहीं है और उनके दल के पास कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं है और नियत नहीं है, तो वो लगातार वैसी बातें करते हैं कि जिससे उनकी भावुक बातों से कुछ लोग गुमराह हो जाए। इस चुनाव में, हमारे लोकसभा के 2024 के चुनाव में उनके पास कोई विषय नहीं है। ऐसे में जब वो बात करते हैं, मुफ्त अनाज के विषय में बात करते हैं, वो संविधान के विषय में बात करते हैं, वो आरक्षण के विषय में बात करते हैं, तो मुझे उन पर दया आती है और हंसी आती है कि अगर वो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और संविधान तो उनके लिए मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही मुश्किल काम होगा, वो उसकी किताब खोलने के पहले उनको पसीने छूट जाएंगे। जो 9वीं ठीक से पास नहीं कर पाया वो व्यक्ति, वो तो संविधान की अगर मूल प्रति देख लेगा तो मुझे लगता है कि उसका बीपी, शुगर, लो या आप हो जाएगा। तो मुझे वो मेरी दया के पात्र हैं कि जो संविधान के विषय में बात करते हैं, वो आरक्षण के विषय में बात करते हैं। आरक्षण के विषय में बात करने से पहले वो बिहार की जनता को ये बता दें कि महिला आरक्षण के लिए क्या उनके परिवार के लोग ही मुनासिब हैं,
या ओबीसी आरक्षण के लिए क्या उनके ही वो और उनके भाई सबसे ज़्यादा मनमाफिक उन्हें नजर आते हैं? और जिस जाति के साथ वो भावुक अपीलें कर कर जिसको कहते हैं कि वो उसके उत्थान के लिए लड़ रहे हैं, एक बार उस पप्पू यादव पे ही दया कर देते जो अपना कैरियर बनाने के लिए लड़ रहा था, और ये ना कहते कि उसको हरा दीजिए और इसके बदले में आप भले एनडीए को वोट कर दीजिए। तो ऐसे तेजस्वी जी उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उस पर हम तथ्य और तर्क और सत्य के साथ बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि उनके पास कोई मौलिक, नैतिक और किसी भी तरह का अधिकार ही नहीं है कि वो आदरणीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से कोई प्रश्न पूछ सके, और उस विषय में तो बिल्कुल ना पूछें। और मैं उन्हें कहना चाहती हूँ यहाँ से आप सबके चैनल के माध्यम से कि एक बार आकर प्रधानमंत्री जी तो बहुत ऊपर बैठे हुए, हमारे किसी भी मीडिया सेंटर के किसी भाई से या मुझसे ही वो इस पर बात कर लें आरक्षण पर, या हमसे संविधान पे बात कर लें, तो उन्हें इतना पत्र उन्होंने किसी से लिखवाया होगा, निसंदेह वो तो नहीं लिख सकते उस पत्र को, तो जिससे लिखवाया वो अपने इर्द गिर्द भी कम से कम सलाहकार बेहतरीन रखें, अच्छी बातें करें, तथ्य के साथ करें, तर्क के साथ करें और सत्य के साथ करें, ताकि वो बेहतर कर पाएँ और एक राजनेता के रूप में प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाएं। देखिए, सबसे पहले वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और वो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की जातीय जनगणना के विरुद्ध है, या हम उस बात पर बात नहीं करना चाहते। उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि जो हम नीतीश जी के साथ सरकार में थे, जातीय जनगणना की बात हमने ही की, पर विषय यह है, महात्मा गांधी कहते थे साधन भी महत्वपूर्ण होना चाहिए और साध्य भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को हासिल करने के लिए आपके उपकरण क्या है, आपके साधन क्या है, ये भी महत्वपूर्ण है। जब वो जातीय आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही थी तो उसको हासिल करने के उनके तौर तरीके क्या थे और उन तरीकों के साथ उनकी नीति और नीयत क्या थी। ऐन विधानसभा 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव के पहले जातीय जनगणना की जब वो बात कर रहे थे तो वो जातियों को बांटने की बात कर रहे थे, वो भारत के लोगों को बांटने की बात कर रहे थे, और वो कांग्रेस बात कर रही थी जो धर्म के तुष्टीकरण के लिए किसी भी स्तर पर चली जा सकती है, जिसका प्रधानमंत्री पहले ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और आज राहुल जी कहते हैं, उनके साथ की ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में है, वो ये कहती है कि वो हिंदू पिछड़े जो हैं उनका आरक्षण वो तय कर देना चाहती है मुसलमानों के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें वो वोट बैंक मांगती है। तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी अंतिम सांस में सांस है, और मैं तो एक और बात कहना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि की जब तक सांस में सांस है, इस भारत के बहुसंख्यकों का आरक्षण किसी को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं दिया जा सकता। ये बिल्कुल आप सबके चैनल के माध्यम से बहुत मजबूती और जिम्मेदारी से ये बात मैं यहाँ कह रही हूँ। एक विषय, दूसरा विषय वो आरक्षण की बात करते हैं और अनर्गल बात करते हैं, तर्क और तथ्य से अलग जाकर बात करते हैं कि हम किसी भी वो बात करेंगे ओबीसी की, हमने तो सबसे ज्यादा ओबीसी सांसदों को टिकट दिए, वो बताएं कि उन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए परिवार के बाहर, और कांग्रेस में राहुल जी बताएं उनके पास कुल उतने सांसद नहीं थे पिछली बार जितने हमारे पास ओबीसी सांसद थे। वो बात करते हैं आदिवासी की, हम तो आदरणीय राष्ट्रपति जो है हमारी महामहिम उन्हें बनाते हैं जो एक आदिवासी महिला है, और एक ऐसी आदिवासी महिला जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वो महज एक शिक्षिका थी जिन्होंने समाज के योगदान के लिए काम किया, और हमने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, एनडीए गठबंधन ने उन्हें राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि हम संवेदना के साथ सोचते हैं, हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के विषय में सोचते हैं, तो हम उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाते हैं जिसने समाज में योगदान दिया। वो बात करेंगे शोषितों की, वो बात करते हैं दलितों की, जिनके लिए, और वो रोजगार की बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि 9 सालों में हमने 9 लाख सरकारी नौकरियां दी, जिसकी तुलना में उनके पिछले कार्यकाल में उन्होंने 6 लाख सरकारी नौकरियां दी। इसके आंकड़े आप लोग पता कर लीजिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राजनीति करने का भारत में तरीका बदल चुका है। अब जब राजनीति की बात होती है तो विकास की बात होती है, हमारे समृद्ध होने की बात होती है, वैश्विक मंच पे हमारे ताकतवर खड़े होकर हम गिड़गिड़ाते नहीं, हम दहाड़ते शेर की तरह बात करते हैं। हम सोने की चिड़िया देखते हैं, पर अब हम सोने का शेर बनने की बात करते हैं। अब वो राजनीति नहीं होती जब जाति के आधार पर भारत के बहुसंख्यकों को बांटा जाए, धर्म के आधार पर तुष्टीकरण किया जाए, और क्षेत्र के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात की जाए, खंडित करने की बात की जाए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वो एक बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की, भारतीय जनता पार्टी बात करती है, हम बात करते हैं संविधान की, हम बात करते हैं, हम जो कोर्ट है हमारा न्यायालय उसके सम्मान की बात करते हैं। हमने हरियाणा में ऐसी चेष्टा की, हरियाणा गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमने आरक्षण देने की प्राइवेट सेक्टर में हमने दिया,
परंतु उसे जब हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह से नहीं करना है, इस पर सोचने विचारने की और कुछ आगे भी काम करने की आवश्यकता है, तो उस पर काम किया जाए, उसके विषय में सोचा जाएगा। क्योंकि कोई भी योजना भारत के विकास की बात करते समय, किसी भी आरक्षण की बात करते समय हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास की बात करते हैं, हम भारत को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। हम तो स्वर्ण आरक्षण की भी बात करते हैं। हम किसी तरह के जातीय तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, हम धर्म के तुष्टीकरण की बात नहीं करेंगे, और हम तो स्वर्णों को भी आरक्षण देने की बात करेंगे। वो स्वर्ण भी इसी भारत की संतति है, स्वर्ण भी इसी भारत की संतति है, ओबीसी भी इसी भारत की संतति है, इसी भारतवर्ष की दलित भी और आदिवासी भी। तो जिसको एक पिता जिस तरह से घर में तय करता है कि जो बच्चा मेरा थोड़ा कम सक्षम है, थोड़ा कमजोर है, उसको ज्यादा कुछ चीज दूंगा, परंतु और जो मेरा थोड़ा ठीक सक्षम बेटा है उसको भी नजरअंदाज नहीं करूंगा, उसके साथ भी न्याय करूंगा। तो हम तो स्वर्णों की भी बात करेंगे, हमने तो उन्हें भी आरक्षण दिया, और हम जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, हम उनके आरक्षण में, जब तक भी भारत का एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इस आरक्षण के विषय में तेजस्वी जी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप महिला आरक्षण के नाम पे अपने परिवार में आरक्षण की चिंता करिए कि रोहिणी जी के बाद आप कौन सी बहन को आप अगले विधानसभा में चुनाव लड़ाने वाले हैं, या हो सकता है अपनी पत्नी के लिए भी आपको सीट रिजर्व करनी हो, तो आप उस आरक्षण की चिंता करिए अपने और अपने भाई के लिए। आप वैसा ही है तो ये एक दिवा स्वप्न कि वो कभी अब मंत्री भी बन पाएंगे, पर फिर भी सपना देखिए कि कौन कौन से मंत्रालय आपको अपने पास रखने हैं, अपनी 6, 7, 8 बहनों को आपको कौन कौन सी लोकसभा की सीटें देनी है आरक्षण के नाम पर, और भारत की जनता की, बहुसंख्यक जनता की चिंता आदरणीय श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को करने दीजिए, एनडीए गठबंधन को करने दीजिए, क्योंकि एनडीए गठबंधन किसी का तुष्टीकरण नहीं करता, ना धर्म का, ना किसी जाति का। और धर्म के नाम पर जो एक आप ये कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी और कांग्रेस, जिस तरह की कोशिश है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में किया गया, मैं अपनी बात दोहराना चाहती हूँ कि बहुसंख्यक जो ओबीसी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए, जो किसी भी तरह से जिनके शरणार्थी जो आए, घुसपैठिए जो आए, उन घुसपैठियों के कार्ड बनवाकर उनको आरक्षण देकर अपना वोट बनाने की, वोट बैंक बनाने की जो चेष्टा की जा रही है, और एक खतरनाक कॉरिडोर भारत के पूरे सीमांचल में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो भारत के लिए खतरा है, भारत के लोगों के हकमारी जो करेगा, उसको कदाचित आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नहीं होने देंगे। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। और अगर जरा भी आंकड़े पता होते, जरा पढ़ाई की होती, तो उन्हें पता होता कि हमारा निर्यात कितना बड़ा है। 138% हमारा निर्यात बड़ा है। अलग अलग क्षेत्रों की मैं आपको अगर आपको आंकड़े बताऊंगी तो हम निर्यात में कितने आगे जा रहे हैं, पेट्रोकेमिकल में हमारा निर्यात कितना बढ़ गया है, कभी इस पर जानने की कोशिश की है? एक रटे हुए तोते पर उन बातों के विषय में बात करना जो मुद्दे ही नहीं है। वो संविधान की बात करते हैं, आदरणीय अंबेडकर जी की बात करते हैं, वो बात करते हैं अम्बेडकर जी के संविधान को भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बदल देंगे। वो बात करेंगे उस कांग्रेस के साथ। अगर आप लोगों ने राजीव गांधी जी का भाषण देखा होगा, आप में से कितने लोगों ने देखा है, जिन्होंने अपने शासनकाल में, जिस कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भारतीय संविधान को बदला, सबसे ज्यादा अनुच्छेद बदले, वो बात कर रहे हैं। भारत जो एक सापेक्ष रूप से, जिसको एक सापेक्ष मानसिकता का देश होना चाहिए था संविधान में, उसकी आपने अवधारणा ही बदल दी कुछ लोगों के तुष्टीकरण के लिए। आपने सबसे ज्यादा संविधान में बदलाव किए, और आपके पास जब कोई विषय नहीं बनता है तो आप संविधान को खतरे में बताते हैं। राहुल गांधी या तेजस्वी को पता भी उन्होंने कभी संविधान को छू के भी देखा है, सामने रख के देखा है, और उनके जो सलाहकार होंगे वो किस श्रेणी के होंगे, उनके लिखे हुए पत्र से समझ में आता है। धन्यवाद। अब आप अपनी बात पूछ सकते हैं। आरक्षण कितना है बिहार में, किस वर्ग में कितना है? आरक्षण बिहार में कितना है, आप बिहार में रहते हैं, आपको पता होगा। अगर आप ये जांचने के लिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या बता पाता है, तो उस पर बात करते हैं। जिस आरक्षण को लेके 75% को वो कह रहे हैं कि हमने बढ़ाया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसके विषय में हमेशा बात की, और मैं तो आपको फिर से दोहरा रही हूँ, हमने तो स्वर्णों के भी आरक्षण की बात की, हमने तो स्वर्णों को भी आरक्षण देने की बात की। किस वर्ग में कितना है आरक्षण? किस वर्ग में कितना आरक्षण है, अगर आपको ये जानना है तो यहाँ मुद्दों पे बात करिए। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की बात करके यहाँ मैं उस पर अपना और आपका समय जाया नहीं करना चाहती कि बताया जाए कि बिंद का कितना है, बताया जाए कि यादव का कितना है, ये बताया जाए कि कुर्मी का कितना है, ये बताया जाए कि मल्लाह का कितना है, ये बताया जाए कि पासवान का कितना है, ये बताया जाए कि निषाद का कितना है। ये भारतीय जनता पार्टी है। और आपको पता है बात का जो 10% आरक्षण, मेरी बात पूरी होने 10% आरक्षण जातीय जनगणना के बाद इसी मुद्दे पर तय किया गया है ना,
कि आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जिन जातियों को पहले से पिछड़ा जाति पिछड़ा का आरक्षण था, उनमें से भी किन्हीं कारणों से, ध्यान से मेरी बात सुनिए, किन्हीं कारणों से उन्हीं में से कुछ भाई अगर फिर पिछड़ गए हैं तो वो 10% आरक्षण उन लोगों के लिए फिर से तय किया जाए, यही तय किया गया है। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विषय, सम्राट हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भी हैं, स्पष्ट तौर पे हम कह चुके हैं। और भारत में तो इससे आगे की आपको बात करनी, आरक्षण से एकदम दूसरे विषय पे आइए। क्या हम कोई भी योजना बनाते समय किसी की जात, हम किसी जाति की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे। तो ये जातीय संरचना की बातों में उलझाकर, आंकड़ों की बातों पर उलझाकर बिहार की जनता को बिल्कुल भी दिग्भ्रमित करने की कुचेष्टा वो न करें। एक मिनट रुक जाइए, पूछने दीजिए। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि बिहारी गुजराती से नहीं डरता, क्या लग रहा है, क्यों ये बयान देता है? देखिए, मैंने कहा ना, जब तेजस्वी जी, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं और पत्रकार हैं, जब तेजस्वी जी मंच पे खड़े होते हैं और कोई बयान देते हैं तो आत्मा से बताइए, आप में से सब व्यक्ति, आपको गर्व की अनुभूति होती है या शर्मिंदगी से आपका सर झुकता है? वो आज भी एक विदूषक और जोकर की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें लगता है कि आज भी वो अपने पिता की तरह 25-20 साल पहले जो व्यवहार किया जाता था उसकी तरह बिहारी के बारे में बात करके लोगों को गुमराह कर सकते हैं। उन्हें बताना चाहती हूँ तेजस्वी जी, आज का बिहारी, आज का जो युवा है, इस तरह के अनर्थ, कितना मतलब ये हास्यप्रद, कितना सस्ता बयान है। बिहारी नहीं डरता, कितना सस्ता बयान है, ये कोई बयान है? आपको बताएं मुझे, कौन किसको डरा रहा है? किसको डराने की बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं, एक मिनट बात पूरी होने दें, जिनका भाई उनके स्वजातीय कार्यकर्ता को मंच पर मारता है मीसा भारती जी के, वो बात डरने डराने की बात कर रहे हैं, वो डरने डराने की बात कर रहे हैं जिनके समय में इसी बिहार की जनता 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। जिस बिहार ने सबसे ज्यादा डॉक्टर दिए हैं, वो पलायन कर गए थे अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, लाखों में बेचकर भाग गए थे, वो डरने डराने की बात कर रहे हैं। जहां आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, उसका अनेक वर्षों तक उसके परिवार की महिलाओं का शोषण, वो डरने डराने की बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं यहाँ पत्रकार जी, क्या बात करते हैं तेजस्वी जी? गुजराती बिहारी इस क्षेत्रवाद के नाम पर आज तक इस देश को हमेशा बांटने की चेष्टा की है, जो अब नहीं बटेगा। उसी गुजरात में इसी बिहारियों की कर्मठता, दक्षता से वो गुजरात इतना समृद्ध है और गुजराती उनका सम्मान करते हैं। अगर वो समझ पाते हैं इस भारत की विविधता को, भारत को, तो इस तरह की हल्की ओछी बात नहीं करते। अनामिका जी ने 5 किलो अनाज की बात की है कि सब कुछ जो उन्होंने लिखा है, अचानक वो एक पैरा में आ जाते हैं, बंच ऑफ थॉट्स, गोलवलकर जी की किताब पे आ जाते हैं। क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या वो खुद पढ़े होंगे उस किताब? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तो खुशी है इस बात की कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है हमसे बात करने का, वो हमारे सामने स्टैंड नहीं कर सकते, तो उन्हें गोलवलकर जी की किताब का जिक्र करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये हमारी विचारधारा की जीत है, ये हमारे चिंतन की जीत है। और मैं तुमसे फिर कहना चाहती हूँ तेजस्वी जी, इतनी अच्छी विरासत लेकर पैदा हुए, बेहतर काम कर दिए, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, तो हमें शायद अच्छा भी लगे कि हम किसी के सामने चुनाव लड़ें। और जहां तक आपने मूर्ख अनाज की बात की, मैं इससे भी बात करना चाहती हूँ। अगर उन्हें थोड़ी सी भी जानकारी होती, थोड़ी सी भी समझ होती, दैट पुअर गाय, मैं सच में उन्हें कहना चाहती हूँ, वो मानसिक रूप से, मतलब जिसको ठीक से कुछ पता ही नहीं है उसे, अगर उसे पता होता तो उन्हें पता होता कि यूपीए की सरकार में अरबों टन गेहूं अरब सागर में फेंक दिया जाता था। आप सबको पता होगी बात। और जब वो गेहूं पैदा होता है तो उसको खरीदने के लिए किसानों को कितना अच्छा समर्थित मूल्य दिया जाता है, उससे हमारा अन्नदाता, हमारे देश का किसान समृद्ध होता है और हमारे घर में किसी को अनाज की दिक्कत ना हो। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, किसी घर में ऐसा ना हो कि चूल्हा जलाने से पहले किसी बहन को सोचना पड़े, इसलिए अनाज की उनको तकलीफ है। वंचितों दलितों की बात करते हैं, उन्हें अनाज से तकलीफ है, उनका प्रश्न अपने आप में प्रश्न लगाता है उनकी मानसिकता का, उनकी सोच पर। शोषितों को, दलितों को, गरीबों को, वंचितों को अनाज मिल रहा है तो उससे तकलीफ हो रही है उन्हें। तेजस्वी जवाब दें इस जनता के बीच में जाकर, जिसके विषय में कहते हैं कि वो उनके पुरोधा हैं, वो उनके मसीहा हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उनको इस 5 किलो अनाज से दिक्कत क्या है, जिससे इस देश के किसान भी समृद्ध हो रहा है जब सरकार खरीदती है, और यहाँ का दलित, वंचित और जो हमारा जिसके पास नहीं है वो भी समृद्ध हो रहा है। लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं, किस बात की दिक्कत है? वो घबरा गए इस बात पे कि उनकी जातीय उन्माद की बातें अब नहीं चलेंगी, कट्टरपंथी धार्मिक तुष्टीकरण की बातें अब नहीं चलेगी। उनके हाथ से रेत की तरह उनकी सत्ता फिसल गई है और आने वाली पीढ़ियों में उनके पास कुछ नहीं है। अनामिका जी, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी ने बोला कि 274 सीट
इंडिया गठबंधन तो आ चुका है, अब जो आ रहा है वो बोनस है, तो एनडीए वाले देख लें। फिर से बोलिए। पवन खेरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस से, कल बताया कि 274 सीट ऑलरेडी इंडिया गठबंधन को आ चुका है, अब जो सीट आएगा अंतिम चरण के चुनाव में वो बोनस है, तो एनडीए वाले देख लें। देखिए, मैं हमेशा से एक बात में बहुत मजबूती से विश्वास करती हूँ, कोई भी नेता हो, कार्यकर्ता हो, किसी भी स्तर पर और व्यक्ति भी समाज में, बात वो कहे कि आपके कम से कम आपके व्यक्तित्व की विश्वसनीयता बची है। बात ऐसी करिए कि कल जो 2 दिन बाद हम बात करें तो आंख में आंख डाल के बात करें। पवन खेड़ा जी को तो क्या गंभीरता से लें जब उनके आका ही गंभीर नहीं। यथा राजा आंधे नगरी चौपट राजा वाला उनका हाल है। जिन राहुल जी को ही नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी बात बोलो, पवन खेड़ा जी क्या बोलूँ। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ, और मेरी बात उन तक पहुंचा दें आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, कि अगर 274 सीट उनके पास आ जाए तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो मतलब सोते हुए स्वप्न देख रहे थे या सपने में स्वप्न देख रहे थे। कितनी हास्यप्रद बात वो करते हैं, और वो ऐसी बात करें कि वो परिणाम के बाद लोगों से नजरें मिला पाए। और बेहतर होगा कि वो अपने संरचना पे बात करें, अपने विचारों को समृद्ध करें, अपने संगठन पे काम करे कांग्रेस, तो शायद कभी उनके पास 2-4-10 सीटें कहीं से आ भी जाएंगी। जो राहुल गांधी की सीट बचाना भारी है, और जो भारत ढूंढो यात्रा कर रहे थे, भारत खोजो यात्रा, उन्हें कुछ दिन में कांग्रेस को ढूंढने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। देश में कांग्रेस ढूंढो यात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। अनामिका जी, क्या इस बार आप मानती हैं कि एक प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि मैं मजबूत विपक्ष के लिए हमेशा सोचता हूं, तो क्या इस बार एक मजबूत विपक्ष मिलेगा दिल्ली में? बिल्कुल। जो बोने होते हैं वो चाहते हैं कि काबिल लोगों की कतारें खत्म हो जाए। जो बोने होते हैं वो चाहते हैं कि काबिल लोगों की कतारें खत्म हो, और जो दौड़ नहीं सकते वो सोचते हैं कि दूसरों के पैर काट दिए जाएं। हमें दौड़ना भी आता है क्योंकि हम अनुशासन से उसके लिए तैयारी करते हैं। हमें जीतना भी आता है अगर उनमें मत हम चाहते हैं कि एक बेहतर विपक्ष। मैंने तो कहा, तेजस्वी जी की बात हुई, राहुल जी की, वो इतना तो खड़े हो कि हमें अपनी जीत पे लगे कि हम किसी को हरा के जीते। और देवतुल्य करोड़ों करोड़ों भारत की जनता उन्हें जवाब दे चुकी है। मुझे बहुत ज्यादा उनके जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। एक समृद्ध, सुदृढ़ और जो विश्व स्तर पे दहाड़ के बात करता है, ऐसे भारत के हम नागरिक हैं, और आप सब भी उसके नागरिक हैं। धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।